जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, जापान के मेगा बैंक्स जो कभी टोक्यो और ओसाका के कंफर्ट जोन में काम किया करते थे, आज मुंबई गिफ्ट सिटी और इंडियन एनबीएफसी के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। और जो एसएमबीसी का ये यस बैंक में एंट्री हो या एमयूएफजी का जो श्रीराम फाइनेंस है, उस पर दाव लगाना हो, ऐसे कई सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भारत में नज़र आ रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक रिलेशन ऑफ कैपिटल है या और कुछ, इसके कई सारे सवाल निकलते हैं। जापान को अचानक इंडिया में इतना अट्रैक्टिव जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों लग रहा है और क्या इसके पीछे का कारण है? क्या ये इंडिया के ग्रोथ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है या जापान की मजबूरी? क्योंकि इसके पीछे कई सारे रिपोर्ट्स हैं, उसको हम आगे चर्चा में शामिल करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया सिर्फ कैपिटल ले रहा है या कंट्रोल भी दे रहा है? और इसी पर आज हम सवाल पूछेंगे, जापान इंडिया में क्या ढूँढ रहा है और इंडिया जापान को क्या दे रहा है? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, सच है क्या ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो जापान की, क्योंकि इसके पीछे का जो मैं कारण है उससे स्टार्ट करती हूँ, जो कि हम रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं जापान के हवाले से। क्या ये बात सच है कि जापान की इकोनॉमी जो है वो डिकेड से नियर ज़ीरो ग्रोथ में अटकी हुई है? तो क्या जापान की जो बैंक्स हैं वो इंडिया में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो पूरा सारा कुछ नज़र आ रहा है, वो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जापान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यूएस का पता ही है कि वो अपने एलाइज का पैसा यूज़ करता है, देता कुछ नहीं है। देखिए, आपने बरोबर बोला है। जापान के यहाँ पर एक 0% ग्रोथ है फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। हुँ, और 99 से लेके 2024 तक उन्होंने 0.4% ग्रोथ उनकी हुई है। जापान हुँ, के अंदर एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो गया था। वहां पर लोग अपना पैसा रखने के लिए बैंक उधर चार्ज करने लग गए थे। इसी के कारण जापान के अंदर बोलते हैं द लॉस्ट डिकेड, द लॉस्ट जनरेशन ऑफ ग्रोथ। अब हुँ, जब से देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, और उसके बाद जापान से हमारे रिश्ते एक तरह से बेहतर होते जा रहे हैं। आप ये देखिए कि जापान के अंदर एजिंग पॉपुलेशन है, वहां पर ग्रोथ की जो सीमाएं हैं वो बहुत ही कम है। मतलब आप ज्यादा ग्रोथ कर नहीं सकते। कंट्री पूरी डेवलप हो चुकी है, उनके पास एक्सेस कैपिटल पड़ा है, उनको नहीं हुँ, मालूम किधर रखना। तो उन्होंने आज यूएस डेब्ट में सबसे ज्यादा जो कंट्री ने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स होल्ड कर रहा है वो जापान है। 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखा है। अब जापान चाहता है कि उसकी इकोनॉमी में उसके इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करें, और इसी के लिए वो चाहता है, एक नया मार्केट चाहता है जहां पर एक रोबस्ट ग्रोथ हो, भारत के अंदर एक तरह से डिमांड हो। भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज भी हमारा जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें वी हैव रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 8.2%। अब हुँ, देखिए, कंपेयर करिए, कहाँ 0.4% है, कहाँ 8.2%। भारत हुँ, और जापान की इकोनॉमी की जो साइज है वो मोरलेस सेम है। आज दोनों फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन में, कभी जापान ऊपर होता है, कभी इंडिया ऊपर होता है। 4 ट्रिलियन हमारी भी है, 4 ट्रिलियन जापान की भी है। बट भारत के अंदर जो है एक स्थिर सरकार आई है, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार आई है, एक एनेबलर सरकार आई है जिसमें वो ग्रोथ को तरफ भारत और जापान की इकोनॉमी आज एक ही टाइप की है। मतलब उनकी वैल्यू दोनों की एक ही है, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की है। कभी भारत आगे होता है, कभी जापान आगे होता है। पर जापान के अंदर सेचुरेशन है, और जबकि भारत के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ड्रिवन ग्रोथ है। भले आप देख लीजिए, लोग यहाँ पर एस्पिरेशनल होते जा रहे हैं। इंडिया की डेमोग्राफिक जो है वो इट इज अराउंड 67%। जो हमारी पॉपुलेशन है इट इज बिलो द एज ऑफ 35। वी आर हैविंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। और यहाँ पर लोग चाहते हैं कि वो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए वो चाह रहे हैं। और इसी के अंदर आप देखिए, एक तो इनकम ग्रोथ है, सेकेंड डिमांड भी है, और एक तरह से क्रेडिट भी एक तरह से लोग यहाँ पे मांग रहे हैं। तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक वर्ग है जहां पर जापान को लग रहा है कि हम अपना पैसा अगर इंडिया की इकोनॉमी में लगाएं, हम उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, हम उनके जो बैंकिंग सेक्टर में लगाएं, उनकी एमबीएफसी में लगाएं,
तो इससे फायदा दोनों कंट्री के बीच में हो सकता है। अब आप ये देखिए कि भारत के अंदर एक जी। स्थिर सरकार आने से, एक तरह से क्लियर रोड मैप आने से, जापान ने भारत के अंदर बुलेट ट्रेन में इन्वेस्ट किया था। 2015 या 16 में ये प्रोजेक्ट डिसाइड हुआ था और इसके अंदर 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ कम से कम मेरे ख्याल से $15 बिलियन के आसपास कुछ है, जापान हमको 0.1% इंटरेस्ट में दे रहा है। और आप हाँ। सोचिए हमको रीपेमेंट पीरियड कितनी है, 15 + 50 ईयर्स, 65 ईयर्स के लिए हमको दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल, फर्स्ट 15 ईयर्स तो हमको ब्याज भी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हाँ। 50 साल तक हम उनको 0.1% पे हम उनको पैसा देने वाले हैं। ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर होने वाला है, जिसके कारण आप देख रहे हैं भारत के अंदर बुलेट ट्रेन की एक सपना पूरा हुआ है। जबकि आप देख रहे हैं चाइना जो बीआरआई में जो इंटरेस्ट रेट देता है 3 से 4% तक देता है, आपको बता देता हूँ। और उसके अंदर भी उनकी जो ड्यूरेशन है वो 20 साल है, यहाँ पर कितनी है, 65 साल। तो भारत जी। को एक तरह से विन विन डील है। यही डिफरेंस है बिटवीन व्हाट मोदी जी डज, व्हाट राहुल गांधी वुड हैव डन। ठीक है, जी। राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 2008 में एक अग्रीमेंट साइन किया था। उसके अंदर उन्होंने भारत के अंदर भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमने यहाँ पर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती होनी चाहिए थी वो खत्म हो चुकी थी। हम सारी चीज अभी वी बिकेम डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज भी हम उस सबर से नहीं उबर पा रहे हैं। ये राहुल गांधी की पार्टी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने 2008 में। और ये चीज बिल्कुल। बताता है कि भारत के ऊपर एक तरह से लोगों को एक तरह से विश्वास है। अंबर जी देखिए, बिल्कुल एवरीबडी उमेश जी, वांट्स टू। ये तो यहाँ पर है कि लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, एजिंग पॉपुलेशन, श्रिंकिंग वर्कफोर्स, और जापान की जो डोमेस्टिक बैंकिंग है वो ऑलमोस्ट डेड मनी बन चुकी है। तो ऐसे में ये बात तो जो आप कह रहे हैं वो समझ में आती है कि जो इंडिया जो है वो उनके लिए हाई यील्डिंग ऑल्टरनेटिव बन चुका है। अब यहाँ पर उमेश जी, तो दूसरा अलग अहम बात है वो जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो जापानीज बैंक है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स नहीं बल्कि एनबीएफसीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और जो डिजिटल लेंडर्स हैं, उस सब में घुस रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या उन्हें लग रहा है कि इंडिया का जो रियल ग्रोथ है, वो रेगुलेटेड बैंक्स के बराबर हो रहा है? देखिए, मैं कुछ फिगर्स देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को। जो जापान के अंदर सुमितोमो मुत्सुयो फाइनेंशियल ग्रुप है, उन्होंने अभी यस बैंक के अंदर हुँ। 13,843 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। एसएमबीसी एशिया राइजिंग फंड, उन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4.99% स्टेक लिया है अगस्त में। और ये भी देख लीजिए, एसएमएफसी इंडिया क्रेडिट एंड डीएमआई फाइनेंस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स होते जा रहे हैं। अभी जो न्यूज आई है, मित्सुबिशी यूएसजी फाइनेंशियल ग्रुप, उन्होंने 20% स्टेक लिया है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में 39,618 करोड़ में। आप ये देखिए, जापान की मित्सुओ फाइनेंशियल ग्रुप है, उन्होंने अभी कंट्रोलिंग स्टेक लिया है एक होम ग्रोन वीसी फंड में, एवेंडस में। उन्होंने वहां पर 4,720 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए, जापान इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये समझ में आता है कि भारत के अंदर, जैसे मैंने बताया, डेमोग्राफी डिविडेंड है हमारा 35%, हमारी जो 67% पॉपुलेशन है, इट इज बिलो द एज ऑफ 35, एंड दिस इज द हुँ। ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। एंड सेकेंड, एक स्थिर सरकार है, एक क्लैरिटी है, एक ग्रोथ ओरिएंटेड सरकार है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। आपको मालूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके कारण जो डिमांड होता है वो इकोनॉमी में बढ़ता है, लोगों की सहूलियत हो जाती है। देखिए, जैसे यूपी के अंदर एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, दिल्ली के अंदर आप देखिए कि रोड सही हो रहे हैं, देश भर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं, पोर्ट्स बनते जा रहे हैं। फिर बाद में आप ये भी देख रहे हैं कि जो रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो रहा है उससे फायदा लोगों को होता है, पीपल की लाइफ इजी हो जाती है, लोग ज्यादा, मतलब डेवलपमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट आता है, जॉब क्रिएशन होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। जापान को भी मालूम है कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होता है। इसका मतलब ये है कि जापान, भारत के अंदर एक रिलायबिलिटी समझ में आता है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कभी भी जापान ने नहीं किया। हमने, मुझे याद है कि रैनबैक्सी ग्रुप में डियाची ने जब इन्वेस्ट किया था, उस समय रेगुलेटरी हर्डल्स आए थे। इनफैक्ट जापान ने यूपीए की सरकार के अंदर, तो जापान ने क्वेश्चन किया था यूपीए की सरकार को कि आपके अंदर आपको करप्शन करना है या डेवलपमेंट करना है।
ये डिफरेंस है। देखिए, जब तक आप डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार होती है, उसी के बाद आप इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर जो है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसके अंदर भी जापानीज इन्वेस्टमेंट आया है। जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी जो जिका है, वो भी भारत के अंदर मेट्रो स्टेशन में इन्वेस्ट कर रही है। जापान हमको सॉफ्ट लोन दे रहा है 1%, 1.1%, मतलब इतने कम ब्याज पे दे रहा है कि उसको मालूम है कि भारत में पैसा उसका सेफ है। क्योंकि जापान को वो पैसा जापान में रखने से फायदा नहीं होने वाला है। वो भारत में इन्वेस्ट करेगा तो भारत के अंदर उसको एक तरह से स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग स्टेक मिल रहा है। और जी। इससे हमें भी समझ में आ रहा है, जापान जो है एक तरह से जी। भारत की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में एक स्टेक होल्डर बन रहा है। जी, उमेश जी, एक समय था जब आरबीआई जो है वो फॉरेन बैंक्स के लिए एंट्री पर बहुत कॉशियस रहता था, और आज वही आरबीआई 20 से 24-25% तक स्टेक जो है उसको ग्रीन सिग्नल दे रहा है। अब सवाल ये है कि आरबीआई को इंडियन बैंक्स की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फॉरेन मनी के बिना पूरी नहीं होती दिख रही है, और जो माइनॉरिटी स्टेक बोलकर जो कंफर्ट दिया जा रहा है, और जो 24.99% स्टेक के साथ जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के बिना जो प्रमोटर दिए किया जा रहा है सारी चीजें, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? देखिए, यही तो बड़ी बात है कि आरबीआई जो है वो इतना कॉशियस रहता है, उसको भी समझ में आ गया देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो आपको कैपिटल चाहिए। भारत हम्म। सरकार का मैं आपको बता देता हूँ, टोटल रेवेन्यू साल में होता है 36 लाख करोड़, और हमारे जो खर्चे हैं 50 से 52 लाख करोड़ है। 16 लाख करोड़ का डेफिसिट हर साल होता रहता है। कहीं हम्म। ना कहीं सरकार को अपना फिजिकल डेफिसिट भी कम करना है। इसके लिए देखिए सरकार क्या करती है, अपनी जो पीएसयू में है उसके अंदर डाइवेस्टमेंट करती है, ताकि उसका जो खर्चा है वो निकल सके और डेब्ट को एक तरह से कम कर सके। और आपको फॉरेन कैपिटल की जरूरत है, और ये जो पैसा आता है, जो जापान का पैसा आता है, वो बहुत सालों के लिए रहता है। देखिए, हम ये देखते हैं कि जो एक बार रिपोर्ट आ रही है कि 2025 में एफआईआई ने भारत के स्टॉक मार्केट में 1,60,000 करोड़ की सेलिंग की है। इसके कारण हमारा रुपया 91 तक आ गया है। लोग ऐसे बात कर रहे हैं, पर जापान का ये जो पैसा आया है, जो मैंने हजारों करोड़ की बात की है, इट कम्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब कम से कम 20 साल के होराइजन के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा स्टेबल कैपिटल हमें चाहिए। हमें ऐसा कोई कैपिटल नहीं चाहिए जो मतलब हॉट मनी होता है ना, वो ओवरनाइट वेनिश हो सकता है। ये कमिटेड इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या रियलिस्टिक चेंजेस आते हैं। जापान वैसा इन्वेस्टमेंट करता है जिसमें उसका भी वैल्यूएशन बढ़े, और जो कंट्री उनसे लोन लेता है वो भी डेट ट्रैप में ना फंसे। चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को उसने डेट ट्रैप कर दिया, उसने श्रीलंका को डेट ट्रैप कर दिया, बांग्लादेश को डेट ट्रैप कर दिया, उसने नेपाल को डेट ट्रैप कर दिया, चारों कंट्रीज, इवन मालदीव्स को भी डेट ट्रैप कर दिया। फिर बाद में वहां पर जाके स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर वो अपना वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स अपने नाम करवा देता है। जैसे ग्वादर पोर्ट हुआ, हम्बनटोटा पोर्ट हुआ, मालदीव्स के अंदर कर देता है, बांग्लादेश के अंदर भी वो चिटागोंग पोर्ट मांग रहा है। तो अंबर जी, ये सब देखिए जापान जो करता है, इसके अंदर जो होता है शेयर्ड इंटरेस्ट होता है, मतलब डेवलपमेंट दोनों लोगों का होता है, म्यूचुअली डेवलपमेंट होता है। जबकि चाइना जो करता है, डेट ट्रैप करता है। दिस इज द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जापान कर रहा है। और एक चीज है, जापान और इंडिया दोनों क्वाड के मेंबर्स हैं, और जी। उनका दोनों का एक तरह से स्ट्रेटेजिक एनिमी, देखिए लोग बोलते नहीं है एनिमी इतना, पर मेरा मानना है चाइना जो है एनिमी है। हाँ, भले ही हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जियो पॉलिटिकल लैंग्वेज में लोग इतना क्लियर कट नहीं बोलते, पर मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ट्रम्प पे भरोसा कर सकते हो, चाइना पे नहीं कर सकते। और आज अच्छा उमेश भारत, जी, अब मैं एक और सवाल आपके सामने और एक पर्सपेक्टिव रखना चाहती हूँ कि आपने भी ये सारी चीजें बोली हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें बहुत सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडियन बैंक सिर्फ कैपिटल हंग्री पार्टनर्स बन के रह जाएंगे, और कल अगर क्रेडिट साइकिल टाइट होता है तो क्या ये जो फॉरेन बैंक्स इंडिया में कमिटेड रह पाएंगे, या सबसे पहले भागने वाले ही होंगे? देखिए जब क्रेडिट टाइटनिंग होगी, जो स्टॉक मार्केट में जो एफआईआई और एफपीआई का इन्वेस्टमेंट आता है वो भाग बेच के निकलते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है कमिटेड होता है, मतलब आप 2 डिकेट्स 3 डिकेट्स के लिए कमिटमेंट होता है। और ये जब इन्वेस्टमेंट करते हैं बाद में ये लोग निकलते नहीं है, यहाँ पर बाकी सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
पहले जापान जो करता था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ज्यादा करता था, अब वो कमर्शियल बैंकिंग में भी आ चुका है। भारत की क्रेडिट ग्रोथ में वो एक तरह से इन्वॉल्व हो रहा है डायरेक्टली। आप सोचिए कि जापानीज पैसा हमें क्रेडिट को मिल रहा है, भारत की जनता को वो क्रेडिट मिल रहा है, और जापान की और हमारी जनता उस क्रेडिट को यूज कर रही है फॉर बाइंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, टू व्हीलर्स एंड अदर थिंग्स, जिसके कारण कंजम्पशन लेड ग्रोथ हो रहा है। इसमें फायदा किसका है? हमारी कंपनीज का भी है, हमारे जो कस्टमर्स है उनको भी है, और जापान को भी है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। इसके लिए बोलते हैं दिस इज द पार्टनरशिप, इंडिया और जापान का पार्टनरशिप। दे आर नेचुरल पार्टनर्स। जापान इतने साल इंडिया में इसके लिए इन्वेस्ट नहीं करता था क्योंकि भारत की सरकारें जनरली, नरेंद्र मोदी से पहले वाली सरकारें सब करप्ट होती थी। देखिए, CWCG के स्कैम को आपको मालूम ही होगा 2012 में। जो लोग नहीं जानते थे, उस समय टॉयलेट पेपर अंबरजीत 4,000 रुपए में लिया था। सोचे, बाथरूम का टॉयलेट पेपर 4,000 रुपए में। ये ऑलरेडी है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये तो डिक्लेयर्ड है, बाकी सब चीजें ये तो बेसिक चीजें हैं। बाकी सोचे कितने इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे कांग्रेस के टाइम पे किया था। ऐसा जब लार्ज स्केल प्लंडर होता है तो कौन सी कंट्री आपको पैसा देगी? उस समय तो अच्छा। कांग्रेस का, उस समय मैं और भी बता देता हूँ, कांग्रेस का सीक्रेट अलायंस था पाकिस्तान की ISI के साथ। इसी के द्वारा हमारी जो प्लेट्स थी, जो करेंसी प्लेट्स थी, उनको दिया गया ताकि भारत के अंदर एक तरह से जाली नोटों का शिकंजा भारत के अंदर बनाना पड़ा। और इसके लिए हमको 2016 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को डीमोनेटाइजेशन करना पड़ा। दिस इज द डिफरेंस, मैं ये बता रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आप देखिए, जापान के साथ हमारे रिश्ते सुदृढ़ हुए हैं। और इवन हम तियानजिन से जाने से पहले नरेंद्र मोदी जी पहले जापान गए थे, फिर बाद में चाइना गए थे। तो इसका मतलब देखिए कितना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होता है। जापान में हमको फाइटर इंजन का हमको टेक्नोलॉजी देने के लिए रेडी हो गए हैं। वो बोल रहे हैं हम साथ में डिफेंस सिस्टम्स करते हैं। ये तो मैं और ज्यादा चीजें बता रहा हूँ। रेयर अर्थ मिनरल्स में भी जापान हमको टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है जापान का इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन एजेंसी जी का। जी। उमेश जी, जापान की जो बैंक्स है वो तो भारत में आ रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये भी है कि जो जापान में सिर्फ भारतीय जो बैंक्स है वो दो बैंक्स हैं, SBI और BOI, बैंक ऑफ इंडिया, वो भी लिमिटेड ऑपरेशंस के साथ। तो सवाल ये है कि अगर इंडिया इतना अट्रैक्टिव है तो इंडियन बैंक्स जापान में स्केल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रेगुलेटरी एसिमेट्री बोले या स्ट्रेटेजिक वीकनेस? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक्सपेंड करने के लिए क्रेडिट यहाँ पर चाहिए। जापान में तो सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है, वहां की बैंक्स के पास पैसा पड़ा है। आप ये देखिए, जापान का जो डोमेस्टिक डेट है 252% ऑफ द GDP है। उनका एक्सटर्नल डेट नहीं है। मतलब लोगों के पास इतना पैसा है, समझ लीजिए कंट्री से ज्यादा उनकी बैंक डिपॉजिट्स है। मतलब 100 रुपया अगर कंट्री की वैल्यू है, 250% तो बैंक में डिपॉजिट्स है। सोच लीजिए इतना ज्यादा उनके ऊपर हो गया है, एक्सेस कैपिटल है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बैंक में पैसा रखने के लिए बैंक उनको चार्ज करती थी। मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपया रखो तो आपसे कम से कम कुछ मतलब साल का 1 लाख रुपया ले लेते थे। ऐसा मैं बता रहा हूँ, मैं इसे एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर पैसे देती है बैंक, वहां पर पैसे ले रही है। डिफरेंस है देखिए, क्योंकि बैंक को पैसा नहीं चाहिए, क्या करेंगे। और जापान के अंदर एजिंग पॉपुलेशन है, और जापान के अंदर लोग क्या है, सोच समझ के खर्चा करते हैं। वो अमेरिका के जैसे नहीं है कि वहां पर आप मल्टीपल कार्स ले ले, मल्टीपल पार्टनर्स हो जाए, मल्टीपल बच्चे हो जाए, वैसा नहीं करते हैं। वहां की फैमिली सिस्टम जो है भारत के जैसे आइडेंटिकल है। इट्स अ सेविंग इकोनॉमी, उनको मालूम है क्या करना है। और इसके लिए वहां पर जो वैल्यू सिस्टम्स है जापान में, वो देखते हैं कि कंट्री की क्रेडिबिलिटी क्या है, कंट्री की लीडरशिप क्या कर रही है। अगर जापान इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत में, it is testimonial of the fact कि they believe in the leadership vision of Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। नहीं तो जापान नहीं करने वाला आपको पैसे, आपके पास क्यों करेगा। जब CWG में आप देख लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार में टॉयलेट पेपर 4,000 रुपए में लिया था, वो सुरेश कर्माडी जो था उस समय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वो हेड था, मुझे याद है। बाकी सब चीज मैं अगर लोगों को बताना चाहूँ तो वो चेक कर सकते हैं, गूगल में चेक कर सकते हैं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं यहाँ पे लोगों के जो कांग्रेस समर्थित, वो सिर्फ हमें बोलते रहते हैं कि हम बीजेपी के मुखपत्र हैं। ऐसा नहीं है, आप जाके चेक कर लीजिए। तो टॉयलेट पेपर आज भी कोई
आज कोई आप दोस्तों भारत के बिल्कुल अंदर वो भारत के अंदर सीडब्ल्यूसी मैं जो आपको डाला ये तो भी बोल सबको देता हूँ, पता है। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, इवन अंबानी और अदानी भी टॉयलेट पेपर 4,000 रुपए का नहीं लिया लेता होगा, ठीक है। और ये वो भी आज के डेट में, वो तो आज से 20-25 साल पुरानी बात है। एनीवे उमेश जी, अगर इसके जियोपॉलिटिकल एंगल पे बात करें, जापान जो है वो चाइना के जो रिस्क है उससे निकलना चाहता है। इंडिया उनका नेक्स्ट जो है स्ट्रेटेजिक बेट है, ये समझ में आ रहा है। तो क्या ये सिर्फ बैंकिंग स्टोरी है या इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का फाइनेंशियल चैप्टर? it is a marriage, it is a long term marriage between two economies, one which is having the technology, one which is having investment, and another country हम्म। which is having the hope, which is having the demand, which is aspiring to grow. और भारत रिप्लेस कर सकता है चाइना को। चाइनीज को अगर रिप्लेस करना है तो आपको जापानीज कैपिटल प्लस जापानीज इन्वेस्टमेंट प्लस इंडिया का ड्रिवन डिमांड और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिल जाता है, वी कैन इजीली रिप्लेस चाइनीज। थोड़ा सा हमें यहाँ पर सोचने समझने वाली बात है। जापान वही चाहता है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे हमारे अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ जाता है, यहाँ पर लोग फ्लिम्सी मतलब केसेस डाल देते हैं लोग वहां पर। इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे आप देखिए मुंबई के अंदर जब वहां पर मेट्रो हो रहा था तो कुछ लोगों ने वहां पर कोर्ट केसेस डाल दिए थे। इससे क्या फायदा हुआ आप सोचिए, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी महाराष्ट्र में, वहां पे बुलेट ट्रेन के ऊपर काम नहीं हो रहा था। और अब देखिए जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ चुकी है, वहां पर काम चालू हो गया है। बाय 2029 मोस्टली बुलेट ट्रेन विल बी ऑपरेशनल बिटवीन अहमदाबाद एंड बॉम्बे। दिस इज द टाइप ऑफ ग्रोथ वी नीड। और आप ये भी देखिए 2030 में हम अहमदाबाद इज होस्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स, और 2036 में अहमदाबाद विल बी होस्टिंग द ओलंपिक्स एज वेल। तो इन्वेस्टमेंट की तो ये स्टार्ट है, अभी तो और इन्वेस्टमेंट आएगा, मैं ये बता रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जापानीज बैंक डेफिनेटली। का आना और और कोइंसिडेंस तो एक और नहीं है। और एक चीज बता देता हूँ, गिफ्ट सिटी के अंदर जापानीज इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं, वो अलग कभी बताऊंगा। ये तो मैं अगर बोलता जाऊंगा तो और 20 मिनट हो नहीं, जाएगा, वो तो फिर मैंने बाद में। स्टार्टिंग में बोला ही था कि ये गिफ्ट सिटी को भी मैंने मेंशन किया था। एनीवे तो मैं ये बोल रही थी कि जापानीज बैंक्स का इंडिया आना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। ये ग्लोबल कैपिटल का माइग्रेशन है, स्लो इकोनॉमी से फास्ट इकोनॉमीज की तरफ। तो इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, पर साथ ही टेस्ट भी है। टेस्ट ये कि क्या हम सिर्फ पैसा लेंगे या साथ में एक्सपर्टीज, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी इंश्योर करेंगे। बैंकिंग सिर्फ बैलेंस शीट का खेल नहीं होता, ये इकोनॉमिक सवरेनिटी का सवाल होता है। जापान आ रहा है, लेकिन देखना ये है कि इंडिया डील को लीड करता है या डील इंडिया को ड्राइव करती है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी।